द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट, इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोग सुपर टेट के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आपके कुछ दिनों से ये प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहे थे, इसके लिए पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग आपसे क्षमा भी मांग चुके हैं। तो इस सीरीज को हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि गणित के प्रैक्टिस सेट को हम लोग रोज लगाएंगे। और ये जो गणित का प्रैक्टिस सेट है रोज आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। तो रोज शाम को 7 बजे तैयार रहिए सुपर टेट और यूपी टेट के गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। देखिए, गणित तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है उसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है कि हमें भैया गणित में कुछ ना कुछ रोज नया सीखना है। गणित रटने का विषय नहीं है, गणित सीखने और समझने का विषय है। कुछ ना कुछ रोज आप नया सीखेंगे तो धीरे धीरे करके 3 से 4 महीने में आप गणित के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आपकी परीक्षा तक साथ में बने रहिए, हम आपको गणित का एक्सपर्ट बना देंगे। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि भैया अगर सुपर टेट का पेपर आप देने वाले हैं तो 20 में से कम आपको 15 नंबर तो लाना ही है। और अगर आप यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो 30 में से 25 नंबर तो आपको लाने ही हैं। कोई बहाना आपका यहाँ पर चलने वाला नहीं है। आप ये कहें कि गणित मेरी कमजोर है, गणित मुझे नहीं आती है, गणित में नहीं पढ़ता हूँ, तो ऐसा कुछ भी बहाना यहाँ पर आपका काम नहीं आएगा। यूपी टेट की परीक्षा तो आप पास कर लेंगे क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, लेकिन भैया नौकरी नहीं मिलेगी बिना गणित पढ़े। ये 15 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। पिछला जो आपका सुपर टेट का पेपर हुआ था जिसमें मुझे नौकरी मिली है और लगभग 2 साल होने वाले हैं जॉब करते हुए, ठीक है। तो इसमें क्या है भैया, बहुत सारे लोग मेरिट में नहीं आ पाए। एग्जाम तो क्वालिफाई लगभग 4 लाख बच्चों ने किया था, लेकिन नौकरी सिर्फ 69,000 को मिली। और अगर आप जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो नौकरी 1-2 नंबर से नहीं आ पाए हैं, उनको देखिएगा गणित में ही उनके कम नंबर थे। तो ये जो गणित का नंबर है ये आपका मेरिट बनाएगा, यही आपका मेरिट बनाता है, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। तो गणित के नंबर मेरिट में आपको लेके जाते हैं, यही आपको नौकरी दे के जाता है। बाकी पर्यावरण है, हिंदी है, ये तो हर कोई सॉल्व कर लेता। पर्यावरण, हिंदी, मनोविज्ञान, ये सारे सॉल्व करके आप पास हो जाएंगे सुपर टेट, लेकिन नौकरी गणित के सब्जेक्ट से ही आपको मिलेगी। और अगला हमारा उद्देश्य होता है कि भैया जो भी आपका पेपर होता है उसमें कुछ ऐसे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए कि कुछ प्रश्न आप ऐसे पकड़ के चलिए कि जो विकल्प के माध्यम से सॉल्व हो जाए, जिसको हम लोग ओरल कहते हैं या मौखिक कहते हैं। मौखिक आप प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, प्रश्न पढ़िए, उसका विकल्प पढ़िए और तुरंत आप टिक लगा दीजिए विकल्प पर जो आपका विकल्प सही लगे। तो ये तरीका भी हमें सीखना है। तो ये तीनों उद्देश्य को लेके चलना है। गणित सीखने का विषय है, कुछ ना कुछ रोज सीखिए, अपने नंबर को धीरे धीरे करके इंप्रूव करिए। जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक आप गणित के एक्सपर्ट बन जाइए। धीरे धीरे करके होगा, एक साथ नहीं होगा। और आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी सीखना है जिसका आप मौखिक आंसर दे सकें, यानी कि आपको अपना समय भी बचाना है। तो इन सभी उद्देश्यों के साथ लेकर चलते हैं और हम लोग अपना सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और आपका जो भी सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर से हम आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से आपका सुपर टेट वाला गणित का प्रैक्टिस सेट नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब से आपको रोज सुपर टेट का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका यूपी टेट के लिए भी उपयोगी है, वो आपको रोज मिलेगा। और शाम को 7 बजे तैयार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। ये 62 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले भी एक प्रश्न होगा, हाँ ये वाला प्रश्न देखिए भैया, यहाँ से स्टार्ट करना है। इससे पहले वाले जो प्रश्न है, ये वाले जो प्रश्न है, ये पिछले वीडियो लेक्चर में हो चुके हैं। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। प्रश्न को एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, फिर उसमें से ये वाली संख्या घटाना है। अच्छा देखिए, आपको जब प्राइमरी में नौकरी मिलेगी तो वहां पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। तो ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करिए, जोड़ने घटाने वाली चीज़ें खुद जोड़िए, खुद घटाइए, ठीक है। तो जितना आप जोड़ेंगे घटाएंगे वो आपके भविष्य में भी काम आएगा। तो पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारा कितना आएगा आप जोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। 9 और 7 हो जाएगा 6, यानी कि 16, हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पर आपका हासिल 1, 13, 3, यहाँ पर हासिल 1 और 8, 1, 9, ये आपका आएगा। इसमें से घटाना क्या है, ये वाली संख्या आपका घटाना है 7065।
2। चलिए घटा के हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 4 बचेगा। यहाँ पर 10 मान लेंगे और 10 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 4 बचेगा। यहाँ पर 2 में से 0 जाएगा तो 2 आपका 2 बचेगा और 9 में से 7 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ये हमारी संख्या आ रही है। अब ये किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी, यानी किससे विभाजित नहीं होगी, यही आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसमें आपको थोड़ा सा विभाजिता का नियम भी आपको बता देते हैं। हाँ ध्यान देखिए, 1 मिनट, हाँ ध्यान देखिए। अगर 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 4 से विभाजिता का नियम होता है कि जो पीछे वाली 2 संख्या हैं ये अगर 4 से कट जाती हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो 44 है, पीछे 2 संख्याएं 44 हैं, 44 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। विकल्प बी में 7 की विभाजिता 3 की विभाजिता का नियम क्या है कि इनको जोड़ दो, संख्याओं को जोड़ दो और जोड़ के अगर वो कैंसिल हो जाती हैं यानी कैंसिल आउट होती हैं, 3 से कट रही हैं तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो 2 2 4 4 जोड़ेंगे, 2 2 4 4 और 4 कितना 8 और 8 4 कितना हो जा है 12। 12 क्या 3 से कटेगा? हाँ 12 3 से कैंसिल हो जाता है। ये पूरी संख्या भी 3 से कैंसिल हो जाती है। अभी सी वाले विकल्प को होल्ड करते हैं, डी वाले पर आते हैं। डी वाले विकल्प में यानी 11 की विभाजिता का क्या नियम होता है? 11 की विभाजिता का नियम होता है कि जो एकांतर क्रम में संख्याएं होती है, जैसे कि ये 2 और कितना है 4, और यहाँ पर एकांतर क्रम में कितना है 2 और 4, तो इनको जोड़ दो। ये 2 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, और एकांतर क्रम में यहाँ 2 4 कितना है 6। तो 6 और 6 को घटाने पर या तो 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जा रही हो। तो या तो 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पूरी संख्या 11 से कट जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये 11 से विभाजित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो ये 4 से भी यानी विकल्प ए 4 से भी कट रहा है, विकल्प बी 3 से भी कट रहा है, विकल्प डी 7 से भी विकल्प डी आपका 11 से भी कट रहा है। तो कौन सा आपका आंसर बचा? आंसर सी बचा है, तो विकल्प सी आपका आंसर होगा। और 7 की जो विभाजिता का नियम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। जब हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये विकल्प सी आपका आएगा, ये विकल्प सी, यानी 7 से ये संख्या नहीं कटेगी। 7 से विभाजिता का जो नियम होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, तो 7 से इसको भाग करके आप देख भी लेंगे तो ये पूरी संख्या 7 से नहीं कट रही है, ठीक है। तो हमने ए बी और डी चेक किया, इन तीनों से कैंसिल आउट हो जाता था क्योंकि इन तीनों से चेक करना आसान था। सी से यानी 7 से कैंसिल नहीं होता था, इस प्रकार 7 से ये संख्या आपकी कैंसिल नहीं होगी। 7 का आप भाग करके देख लीजिएगा, 7 से ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और 7 की विभाजिता का जो नियम होता है वो आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे संख्या पद्धति, वहां पर आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, पूरी गणित आपको डिटेल में स्टार्ट की जाएगी, एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आपको 2 वीडियो मिलेंगे, शाम को 7 बजे ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा और दोपहर में 1 बजे पूरी गणित का जो भी सिलेबस है आपका उसको भी आपको पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 62 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। 1 से 300 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः भाज्य हैं? यानी 1 से लेकर 300 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं जो 7 से कट जाती हैं? तो 7 से कट जाती हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि 7 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, जो कि हमें, और फिर 7 चौक 28 होता है। अब आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डॉट लगा दीजिए। हमें 300 तक लिखना है तो 300 तक पहाड़ा तो हम नहीं लिखेंगे। और फिर आप क्या करिए कि यहाँ पर आप 300 के पहले वाली संख्या निकाल लीजिए जो आपकी 7 से कैंसिल आउट हो रही होगी। तो 300 से पहले वाली संख्या, 300 के पहले 299, इसमें 7 का भाग करेंगे तो 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, फटाफट आप भाग कर लीजिएगा। 299, फिर इसके आगे 298, ये भी 7 से नहीं कटेगा। 7 चौक 28 और 18 तो 7 से कटता नहीं है। फिर 200 कितना आ जाएगा 97, 7 चौक 28 1 17, ये भी कटेगा नहीं। फिर 296, 7 चौक 28 1 बचेगा 16, ये भी 2 से नहीं कटेगा। और फिर 295, ये भी नहीं कटेगा। और कौन सी संख्या कटेगी? 294, ये संख्या आपकी कटेगी। और 7 चौक 28 1 14, 7 दूनी 14, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं यही आपको बताना है। यहाँ पर आपको संख्या पद्धति का एक छोटा सा फार्मूला जो कि समांतर माध्य वाला फार्मूला होता है वही आपको लगाना है। सबसे पहले क्या किया आपने? 7 से विभाजिता के लिए 7 का पहाड़ा लिखा,
300 तक पढ़ना है तो 300 के पहले कौन सी संख्या होगी ये आपने ज्ञात कर लिया, 294 होगी जो 7 से कटेगी। अब टोटल कितनी संख्या है ये निकालने के लिए छोटा सा फार्मूला होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको लगा लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। tn क्या होता है, tn जो होता है वो आपका अंतिम पद होता है, जो आखिरी पद होता है वो आपका tn कहलाता है। तो अंतिम पद कितना है पूरे समीकरण में, 294 है। a जो होता है वो पहला पद कहलाता है, a की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस n पदों की संख्या कहलाता है, इसी का मान तो आपको निकालना है n माइनस 1, n का ही मान निकालना है, पदों की संख्या n कहलाती है। d क्या होता है, सारवंतर होता है, सारवंतर मतलब इन संख्याओं में कितने का अंतर है। यहाँ पर हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, यानी कि इन संख्याओं में 7 का अंतर है। 7, 14, 21 कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला 7 इधर ले जाएंगे, इसको कैंसिल, इसको इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 287 बचेगा, और बराबर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 7 है। 7 के इधर भाग करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, इधर कितना बचा है n माइनस 1 बचा है, 1 इधर जाके जुड़ जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, यानी कि पदों की संख्या कितनी भैया 42 है। सॉरी 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा पानी पीते हैं। सॉरी, चलिए आसान प्रश्न है, आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये आपका समीकरण लिखा गया है, इस समीकरण को गुणनखंड करना है, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। आसान सा प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों को इस समीकरण सॉल्व करना आता है, जिनको नहीं आता है एक बार यहाँ पर देख लीजिए। कक्षा 6 का यह प्रश्न है, कक्षा 6 का ये प्रश्न। अच्छा, हम लोग प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ बताते हैं, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर गणित बहुत कमजोर है तो क्या करें। तो भैया आप यूपी बोर्ड में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी कक्षा 5 की गणित की किताब उठाइए, जिसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, प्राइमरी में, उनकी कक्षा 1-5 की बुक उठाइए। फिर जूनियर लेवल पर कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 जो सरकारी स्कूल में चलती वही बुक उठाना है, और इन सारी किताबों को लगा लीजिए, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। तो बेसिक जब मजबूत होगा तो सुपर टेट में 15 नंबर तक आराम से पहुंच जाएंगे, और यूपी टेट में 25 नंबर तक आराम से आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको कुछ और करना है, टॉप करना है, तो कक्षा 9 और कक्षा 10 का भी गणित पढ़ लीजिए। कक्षा 9 और कक्षा 10 की गणित के फार्मूले अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सुपर टेट में 20 में से 20 नंबर आएगा, और यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर आ जाएगा। तो पहले बेसिक पढ़िए कक्षा 8 तक, फिर उसके बाद एडवांस पढ़ लीजिए कक्षा 9 और 10, यानी कि यही आपका तरीका है। आपके पास सरकारी किताब होनी चाहिए, सब कुछ उसमें बेसिक लिखा है। और बहुत से लोग क्या करेंगे कि मोटी मोटी किताबें खरीद लाएंगे, RS अग्रवाल की ले आएंगे, या कोई अरिहंत की मोटी सी किताब खरीद ले आया और उतनी मोटी किताब देखकर ही पसीने छूट गए। तो ऐसा नहीं करना है। अब जो बेसिक है बेसिक पढ़िए, बाकी की हम आपको प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मोटी मोटी किताब आप खरीद के लाएंगे तो 2-4 दिन जोश रहेगा, उसको पढ़ेंगे, बाद में सब डल हो जाएगा। तो जो बेसिक किताबें हैं बस उसको ही पढ़िए। चलिए गुणनखंड को फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें गुणनखंड में करना क्या होता है, ये जो संख्या लिखी होती है ना भैया 15, इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि इसको जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आ जाए। तो 15 किसका होता है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना होता है 15, और 5 में से अगर 3 घटा दें तो हमारा 2 आ जाता है। तो इस 2 की जगह पे 5 माइनस 3 हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा x², ये है माइनस के 2 नहीं लिखना है, ये माइनस का निशान लगाया और 2 की जगह पे कितना लिखा, 5 माइनस के 3 लिखा, पीछे x है और नीचे पीछे कितना है माइनस के 15। इसको सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर माइनस का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस के 5 रहेगा, पीछे से x आ जाएगा, माइनस का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 3 और पीछे से आपका x आ जाएगा, माइनस किसमें हो जाएगा 15। अब इसमें क्या करिए, इसमें x कॉमन लीजिए, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x² में से x बचेगा, ये x बाहर गया है तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 5। यहाँ पर क्या करिए 3 कॉमन लीजिए, यहाँ से आपका x बचा, 3 में 3 का भाग करेंगे तो सिर्फ x ही बचेगा, और 3 का भाग 15 में करेंगे तो कितना बचेगा आपका
5, दोनों जगह देखिए x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों जगह है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3, तो x प्लस 3 और x माइनस 5 ये आपका आंसर रहेगा। जिस विकल्प में है वही आपका विकल्प सही है। कहाँ पर है? ये आपका विकल्प सी है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतने हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16, 12, 4 3 12, 20 दूनी 80, 80 आपका आंसर रहेगा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कैसे किया ये तो हमने मौखिक कर लिया। चलिए अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं जिससे आप लोग भी मौखिक कर सकें। देखिए समचतुर्भुज है, आप पुराने वीडियो लेक्चर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, आप वहाँ पर पुराने वीडियो लेक्चर देखिएगा। समचतुर्भुज को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। एक बार पुनः यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला लगाने की अभी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, आप मौखिक ही सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा समचतुर्भुज है, इसको हम लोग ABCD मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके विकर्ण क्या है? ये आपके विकर्ण है AC, ये बड़ा वाला, और छोटा वाला विकर्ण आपका BD हो गया। और ये कटान बिंदु मान लेते हैं, वो हमारा कटान बिंदु है। यहाँ पर पहला विकर्ण AC, अगर पहले विकर्ण AC की बात करें तो उसकी वैल्यू दी गई है 32 सेंटीमीटर, और दूसरे विकर्ण BD की बात करें तो इसकी वैल्यू दी गई 24 सेंटीमीटर। फिर से बता दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न अगर आपको परीक्षा में मिलेंगे तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है, विकल्प को देख के तुरंत आंसर लगा देना है। लेकिन कैसे लगाएंगे वही चीज आपको यहाँ पर समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए भैया अब करना क्या है, अब समचतुर्भुज की आप कुछ प्रॉपर्टी याद करना है। पहला विकर्ण कितना दिया गया है? 32, तो ये आपका O क्या है? कटान बिंदु है। तो अगर हम लोग AOB इसको जरा ध्यान से देखें तो जो विकर्ण होता है, जो कटान बिंदु होता है, उसको आधा आधा कर देता है। किसको आधा कर देता है? विकर्णों को आधा कर देता है। तो अगर हम A और C आपका अगर 32 है तो उसका A और O इसका आधा होगा। आधा कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं B और D, अगर आपका 24 है, BD कितना भैया? 24 है, तो इसका जो कटान बिंदु O है, O से B तक की दूरी कितना होगा आपका? इसका आधा होगा 24 का, यानी कि 12 होगा। और ये तो पहला प्रॉपर्टी है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो कटान बिंदु से आधे आधे हो जाते हैं, यानी आधे आधे भागों में विभाजित हो जाते हैं। दूसरी समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो कोण बनता है बीच वाला, ये हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का कोण बनने के कारण आपका जो AOB आपका जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज हो जाता है। कि कौन सा त्रिभुज हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो ये AB जो है ये आपकी कर्ण हो जाती है। 90 अंश के सामने भुजा ये आपकी कर्ण हो जाती है। और जो भुजाएं होती हैं समचतुर्भुज में, इसको हम जानते हैं कि भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं का मान AA हम लोग मान लेते हैं। अब मौखिक ही करना है, तो समकोण त्रिभुज अगर हम लोग AOB में को ध्यान से देखें तो एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा 16 है, और हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस की प्रमेय भी लगा दे सकते हैं, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय हमें यहाँ नहीं लगाना है। आपको हम लोगों ने ट्रिपलेट समझाए हैं, ट्रिपलेट के बहुत सारे अनुपात होते हैं जिसमें समकोण त्रिभुज बिलोंग करता है, यानी उसी ट्रिपलेट में भुजाओं का अनुपात होता है। लेकिन यहाँ पर 3, 4 और 5 का अनुपात बन रहा है। अगर हम लोग इसमें 4 का गुणा करते हैं, ये ट्रिपलेट क्या होता है ये डिटेल में पहले समझाया है, पुरानी वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं समझाएंगे। तो अगर 3, 4, 5 अनुपात होता है, 7, 24 और 25 का अनुपात होता है, और 8, 15, 17 का अनुपात होता है, ऐसे बहुत सारे अनुपात होते हैं ट्रिपलेट, जिससे हम लोग समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी इन्हीं अनुपात में भुजाएं हमारी होती हैं। तो 3, 4, 5 के अगर हिसाब से देखें तो इसमें 4 गुणा करते हैं तो 4 3 हो जाएगा 12, पहली भुजा आ जाएगी, 4 चौक हो जाएगा 16, दूसरी भुजा आ जाएगी, यानी तीसरी भुजा 4 पंचे 20 ही होगी। तीसरी भुजा यानी जो कर्ण है वो आपका 20 ही होगा। आपको यहाँ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नहीं आ रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, या तो कोई नई चीज समझ लीजिए अथवा पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो जो कर्ण है, कर्ण कितना रहेगा भैया? हमारा 20 ही रहेगा। लेकिन हमें कर्ण नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप में यानी कि चारों भुजाएं, तो यानी कि हमारा एक भुजा का मान है 20, चारों भुजाएं यानी इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, आपका कितना आंसर आ जाएगा?
80 आंसर आ जाएगा, जो कि हमने पहले ही बता दिया था। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों को आपको मौखिक सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन दिमाग में कैसे करनी है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन दिमाग में कैसे करनी है, एक बार फिर समझ लीजिए। जो भी आपका आप सम चतुर्भुज जहां भी देखिए, विकर्ण का मान जो भी देखिए उसका आधा कर लीजिए। तुरंत इसका आप आधा करिए, 32 का आधा 16 कर लीजिए, और यहाँ पर 24 का आधा 12 कर लीजिए। अब यहाँ पर जरा दिमाग लगाइए, 12 16 से कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, 3 4 5 वाला बन रहा है या 7 24 25 वाला बन रहा है, कौन सा बन रहा है? तो आप दिमाग लगाएंगे तो 3 4 5 वाला बन रहा है, क्योंकि इसमें 4 गुणा करने से हमें 12 भी मिल रहा है, 16 भी मिल रहा है। तो आपको अगली भुजा यानी कर्ण आपके दिमाग में तुरंत आ गया, तो 4 पंचे 20 ही होगा, और परिमाप निकालना है तो 20 का 4 गुना कर देंगे, हमारा अंशी आंसर आ जाएगा। तो इस छोटे से प्रश्न में हमने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया है, और ये समय आपको इसलिए लगाया है कि उम्मीद है जब भी आपको अगला प्रश्न इस प्रकार से मिलेगा तो आप इसको मौखिक ही सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 10 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है इस प्रश्नों में, ठीक है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 विद्यार्थियों का औसत 71 है, लेकिन बाद में पता चला कि गलती से एक विद्यार्थी ने 56 के स्थान में 32 लिख दिया था, सॉरी 42 लिख दिया था, और दूसरे विद्यार्थी ने 32 के स्थान पर 74 लिख दिया था। सही औसत क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जो हमारा औसत का आंसर आएगा वो हमारा जो पहले औसत था 71, उसके आसपास ही आंसर आएगा। इस प्रश्न में कोई गुणा भाग नहीं करना है, जो हम आपको कॉमन सेंस के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, उस तरीके को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फार्मूला नहीं लगाना है, जिस तरीके से अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान से उसको समझिएगा। देखिए पहले गलती क्या है उसको ध्यान से समझते हैं। पहले क्या है गलती, विद्यार्थी ने 56 के स्थान पे 42 लिख दिया, यानी कि लिखना कितना था, यहाँ ध्यान से देखिए, लिखना था 56, लिख दिया उसने 42, यानी कम लिखा है। कितना कम लिखा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। 56 लिखना चाहिए था, जैसे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन में आपको 56 लिखना चाहिए था, लेकिन आपने 42 लिख दिया, यानी कम लिखा। कितना कम लिखा आपने, कितना लिखा कम भैया, 14 कम लिखा है। पहले कम कितना कम लिखा, कितना ज़्यादा लिखा, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन में दूसरे विद्यार्थी को 32 लिखना चाहिए था। कितना लिखना चाहिए था, 32 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने लिख कितना दिया, 74 लिख दिया, यानी कि ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया, जरा घटा दे, इस दोनों को घटा दें तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा लिखा है। तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा कितना, 4, तो इतना 42 ने ज़्यादा लिखा है। तो पहले कंडीशन में एक पहले स्टूडेंट ने क्या किया, कम कर दिया। कितना कम किया, 14। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा किया, 42। तो ज्यादा वाला ज्यादा है और कम वाला कम है, सॉरी स्वाभाविक सी बात है। तो अगर हम लोग 42 में से 14 घटा दें, यानी कि ज्यादा में से कम वाला घटा दें, तो कितना ज्यादा है वो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। यानी पहले में 14 कम आ रहा है, दूसरी कंडीशन में आपका 42 ज्यादा आ रहा है, कुल कितना ज्यादा आ रहा है वो घटाने, उसको घटा के ही पता चलेगा। तो यहां से आएगा कितना, 6 घटाते हैं, 12 में से आपका 4 जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, बाकी आपका 28 बचेगा। यानी 28 ज्यादा, दोनों विद्यार्थियों ने मिलकर क्या कांड किया, तो दोनों विद्यार्थियों ने कांड किया है, और वो कांड का नाम है, इसमें जो 71 आपका आ रहा है औसत, इसमें 28 ज्यादा कर दिया है। यानी कि जो सही औसत होगा वो 28 कम होगा। लेकिन फिर से समझिएगा, ये 28 टोटल में से ज्यादा किया है। औसत कितने लोगों का निकालना है, 14 लोगों का निकालना है। तो अगर प्रत्येक में हम लोग 14 लोगों में 28 बांटेंगे तो हमारा 14 का भाग करने पड़ेगा, तो 2 ज्यादा आएगा। कितना आएगा, 2 ज्यादा। तो प्रत्येक में अगर हम लोग 28 बांटेंगे तो प्रत्येक का 2 2 2 2 2 ज्यादा आएगा। यानी कि हमारा 71 में क्या था कि 2 2 2 सबका ज्यादा हो गया था। तो सही वाला क्या होगा, सही वाला क्या होगा भैया, 71 में से आप एक, सॉरी ये क्या लिख दिया, 72 नहीं, यहाँ पर 71 लिखना है। हाँ, पेन कलर भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, सही वाला क्या होगा भैया, देखिए हम फिर से समझा देते हैं। ये 28 यहां पर आपने निकाल लिया, 28 ज्यादा आ रहा है, 2 विद्यार्थियों ने 28 ज्यादा लिख दिया है,
ठीक है। टोटल संख्याओं में 28 ज्यादा लिखा है, लेकिन ये 28 हमें पूरा पूरा थोड़ी लिखना है, इन 14 लोगों में बांटना है, क्योंकि 14 विद्यार्थियों का औसत निकालना है। औसत का मतलब होता है 14 लोगों में बांटो, तो 28 को अगर 14 में बांटेंगे तो सबका कितना आएगा, 2 ज्यादा आएगा, सबका 2 ज्यादा आएगा। यानी कि जो हमारा औसत 71 था, औसत कितना था भैया हमारा 71, इसमें से प्रत्येक का 2 ज्यादा है, तो सही निकालने के लिए 2 कम कर दो, तो 2 कम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। बात समझ में आए, 79 विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस के तरीके से सॉल्व किया। पहले ने कितना कम लिखा, दूसरे ने कितना ज्यादा लिखा, इसको निकाल लो। टोटल कितना ज्यादा हो रहा है उसको निकाल लो। ये ज्यादा जो 28 आ रहा है ये आपका टोटल आ रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी का आ रहा है। तो अगर एक एक विद्यार्थी का निकालना है तो 14 का भाग कर दो, तो 2 प्रत्येक विद्यार्थी का 2 ज्यादा आ रहा है। यानी कि सही निकालना है, यानी कि जो 71 था ये 2 ज्यादा करके लिखा था, सही निकालने के लिए इसमें से 2 घटा दो तो आपका 79 आंसर आ जाएगा। और आपका जो है विकल्प कौन सा भैया, डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं में 2 अंकों की संख्या में अंकों का अंतर 1 है, दहाई इकाई का अनुपात 5/9 है, संख्या क्या होती है। देखिए मौखिक प्रश्न है। विकल्प बी, जरा विकल्प को ध्यान देखो, अंतर कितना है दोनों में, इकाई दहाई में अंतर कितना है 1, तो इसमें 1 तो अंतर है नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसमें 6 और 4 में 1 का अंतर तो आ नहीं रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 6 और 0 में 1 का अंतर तो है नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। तो कुल मिला के आपका विकल्प बी सीधा सीधा आंसर है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि दहाई और इकाई में 5 और 4 का अनुपात है, तो साफ साफ लिखा है दहाई और इकाई में 5 और 4 का अनुपात, साफ साफ लिखा है 54। दोनों का अनुपात 5 और 4 ही तो आ रहा है, तो कुछ करना नहीं है, सीधा आंसर है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं, वो उसका समीकरण बनाएंगे। 2 समीकरण बनाइए, उसको सॉल्व करिए, फिर भी आपका आंसर 54 आ जाएगा। तो क्या करने की जरूरत है, कुछ प्रश्न मौखिक ही कर लिया जाए, विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों वाला बच्चों वाला प्रश्न है। कक्षा 3 और 4 के बच्चे ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं, कक्षा 3 में मिल जाएगा। क्या करना है, इतना आसान प्रश्न तो यूपी टेट में नहीं आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर दे दिया गया, सॉल्व कर लेते हैं। 7 किलोग्राम सेब जो खरीदा है वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा है। गुणा कर दिए 7 8 सतह कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 6 किलोग्राम जो सेब है 120 रुपये के हिसाब से खरीदा है, तो 12 पंचे 60, 12 छः कितना हो जाएगा भैया, 12 छः 72 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, टोटल रुपये आ जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 5 12 हो जाएगा। कहाँ, कितना आसान प्रश्न, ना कुछ करना है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याएं ए और बी एक दूसरे को ओ पर काटती हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये एक रेखा हो गई, नाम इसका क्या है, ए और बी। दूसरी रेखा सी और डी है, ये दूसरी रेखा हो गई, इसका नाम रख दो सी और इसका नाम रख दो डी। एक दूसरे को कहां पर, ओ पर काट रही है, तो इस बिंदु को, कटान बिंदु को हमने ओ मान लिया है। ए ओ सी बराबर कितना है, 60। तो ए ओ सी ये वाला कोण कितना दिया भैया, 60 दिया गया है। और आपको निकालना है बी ओ सी। बी ओ सी कहाँ है, बी ओ सी ये वाला कोण आपको निकालना है। ठीक है, आप ध्यान से समझ लीजिए, सीधा सीधा 120 अंश आपको आंसर दिख रहा होगा। देखिए अगर इस वाले लाइन की बात करें, इस वाली लाइन की बात करें, इस वाले लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, तो एक ही लाइन पर एक तरफ बने हुए कोण जो होते हैं वो 180 अंश होते हैं। यानी कि इस पूरे कोण का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। हमें ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। ये वाला 60 दिया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला कितना होगा, 120 होगा। तभी तो 120 और 60 जोड़ के 180 आएगा। तो एक ही लाइन पर एक तरफ बने हुए कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 टोटल योगफल होता है। एक कोण आपका 60 दिया गया है, दूसरा निकालने के लिए इसको हटा दीजिए, तो आपका आंसर 120 हो जाएगा। कहाँ पर है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना था, आसान सा प्रश्न है। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इन सारी चीजों को अगले वीडियो लेक्चर में सुधार लिया जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको AQ - BQ का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या करिए, प्रश्न में बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन लिखने से अच्छा है कि A का मान लीजिए 0.01 और B का मान लीजिए 0.001। ठीक है, अब ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया,
ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो ए हमारा 3 बार है यानी कि ये हो गया ए क्यू, और बी यहाँ पर 3 बार है तो ये हो गया हमारा बी क्यू। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे आपका ए यहाँ पर आपका 2 बार है तो ए स्क्वायर, यहाँ पर बी आपका 2 बार है तो प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी है तो प्लस के ए बी। यही है ना, ए और बी की वैल्यू मान के मतलब लिख दिया है। बार बार हमें इतनी बड़ी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। कर भैया बोर मत होइए, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, आराम से देखिएगा। यहाँ पर ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिख दीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। ये हमने ऊपर ए क्यू माइनस के बी क्यू को फार्मूला लिख दिया है। नीचे जो है उसको लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये हमारा नीचे है और ये दोनों सेम टू सेम है। ऊपर नीचे की संख्याएं, एक संख्या सेम टू सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये वाली पद और ये वाला पद कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका ए माइनस के बी बचा। अब ए की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 0.01 और बी की वैल्यू 0.001। घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर, कुछ माताएं बहनें भाई बंधु इसको घटा नहीं पाएंगे, चलिए घटाना भी सिखा देते हैं। तो 0.01 में से क्या घटाना है, 0.001 ये घटाना है। ठीक है, चलिए घटा के भी दिखा देते हैं। अब ऊपर वाली संख्या में पीछे 0 नहीं है तो हम अपने मन से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दशमलव का निशान लगा है और फिर आपको उसके पीछे 0 लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये वाला 0 जो हमने लगाया है ये एक्स्ट्रा हम लोग लगा सकते हैं। चलिए घटा दीजिए। अब इसमें से 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से हासिल लाना पड़ेगा, हो जाएगा ये 10 और 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ हमारा 0 है, ये है तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा भैया, आपका आंसर 0.009। ये कहाँ पर है, ये कौन से विकल्प में दिख रहा है, ये आपको विकल्प डी में दिख रहा है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। जल्दबाजी में विकल्प ए सही मत करिएगा, विकल्प डी सही होगा। ठीक है, आसान प्रश्न था, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजब ये प्रश्न है, ये वाला प्रश्न तो बहुत गजब है, लेकिन आपको उसको चुटकियों में सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। बहुत ज़्यादा मिश्र धन और मूलधन का फार्मूला नहीं लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज का भी फार्मूला नहीं लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, ध्यान से देखिए। अगर 3 वर्ष की बात करें तो हमारा जो मिश्रधन होता है वो 21 के अनुपात में आता है। अगर 2 वर्ष की बात करें तो हमारा जो मिश्रधन होता है वो 20 के अनुपात में रहता है। ये प्रश्न में ऐसा लिखा गया है। अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपका ये जो प्रश्न है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग फार्मूले के पीछे भागेंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, तो फार्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मूलधन मान लीजिए, मूलधन ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान के आपको 2 बार मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे, तब आपका ये प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, कॉमन सेंस के तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए 1 वर्ष की बात यहाँ पर हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है और 3 वर्ष की बात हो रही है। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ध्यान से समझिए। पहले वर्ष में क्या होता है, पहला वर्ष बीता और फिर हमें ब्याज मिला, तो पहला वर्ष जब हमारा बीतता है तो पहले वर्ष पर हमें कुछ ब्याज मिलता है, तो अगले वर्ष के लिए यानी दूसरे वर्ष के लिए ये जो पहले वर्ष और उसका ब्याज जो होता है ये हमारा मूलधन का काम करता है। तो दूसरे वर्ष के लिए जो पहला वाला वर्ष का रुपया होता है और जो ब्याज होता है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। और जब दूसरा वर्ष बीतता है तो दूसरा वर्ष का जितना भी मूलधन होता है और जितना भी ब्याज होता है वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। यानी कि अगर तीसरे वर्ष की अगर बात करें तो तीसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है, यहाँ पर क्या है मिश्रधन, ध्यान समझने की कोशिश करिए। दूसरे वर्ष के अंत में जो हमें जितना रुपया मिला है, मिश्रधन जितना मिला है, वो हमारा तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। और जब तीसरा वर्ष खत्म हो जाएगा तो हमारा वही मिश्रधन बन जाएगा। अब मिश्रधन मूलधन में आप लोग कंफ्यूज हो गए, फिर से समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, प्रश्न को मत देखिए, जो हम बोल रहे हैं उसको समझिए। जब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो पहले वर्ष के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ मूलधन दिया रहता है, लेकिन जब पहला वर्ष खत्म होता है तो हमें ब्याज भी मिलता है। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो पहले वर्ष का मिश्रधन होता है वो दूसरे वर्ष का मूलधन होता है।
ठीक है। पहले वर्ष का जितना मिश्रधन मिला है वो दूसरे वर्ष के प्रारंभ का मूलधन होता है। इसी प्रकार जब दूसरा वर्ष समाप्त होता है और तीसरा वर्ष लगता है तो तीसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो क्या होगा, वो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष में अगर हम लोग मूलधन की बात करें, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन की बात करें और मिश्रधन की बात करें तो देखिए प्रश्न में ही साफ साफ लिखा गया है, मूलधन मिश्रधन की बात करें सिर्फ तीसरे वर्ष के लिए तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना है, दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना है 20 रुपया। तो ये जो 20 रुपया है ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा और तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना है 21 रुपया दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो हमने समझाया वो समझ में आ गया कि तीसरे वर्ष के लिए अगर हम लोग बात करें तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन था वो तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है और तीसरे वर्ष का मिश्रधन आपको 21 रुपया दिया ही है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल, सिर्फ तीसरे वर्ष की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज कितना आ गया भैया 1 रुपया, 20 रुपया तीसरे वर्ष की स्टार्टिंग में मूलधन था, मिश्रधन हो गया 21 रुपया, ब्याज कितना मिला आपका 1 रुपया। आप प्रतिशत निकाल दीजिए, ब्याज का प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला आप जानते हैं, ब्याज ऊपर होता है मूलधन नीचे होता है और गुणे आपका 100 होता है। ठीक है, ब्याज कितना आपने निकाला 1 रुपया, मूलधन कितना है 20 रुपया, गुणे 100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5% आपका आंसर आ जाएगा। कहां पर है, विकल्प बी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। एक छोटा सा चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी हम सवाल लगाते हैं एक छोटा सा मतलब तरीका होता है, कॉमन सेंस की बात होती है कि मिश्रधन और मूलधन क्या होता है। तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा 21 रुपया, प्रश्न में आपके साफ साफ लिखा है। लेकिन तीसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होता है वही तीसरे वर्ष का मूलधन होता है। बात समझ रहे हैं। तो 20 रुपया तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 20 रुपया है, मिश्रधन 21 रुपया है, तो ब्याज कितना आएगा 1 रुपया आएगा। अब इसी को आपको प्रतिशत में निकालना है तो ब्याज को प्रतिशत में निकालने के लिए ब्याज ऊपर होता है मूलधन नीचे होता है, गुणा 100 कर देते हैं तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, आपका 5% आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न था, अगर आप इस प्रश्न को कहीं लगाएंगे कहीं देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है मिश्रधन वाला, उसमें आपको 2 बार फार्मूला रखेंगे तब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया है और उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना भैया। तो आज के हमारे 10 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है इसको जरूर लिखिएगा। अपने सारे अनुभव सुझाव जो कुछ भी शिकायतें हों सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इस वीडियो लेक्चर को और कैसे अच्छा बना सकते हैं ये सारी चीजें सारे सुझाव आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।